आज की खर्चा पानी में हम बात करेंगे पाकिस्तान के गहराते आर्थिक संकट की। जानेंगे कि पाकिस्तान में न सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का संकट तेज़ी से गहरा रहा है, बल्कि डॉलर न होने से लाखों टन सामान पाकिस्तान के बंदरगाहों पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। जानेंगे कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि चीन में 40 साल में पहली बार आर्थिक ग्रोथ सबसे कम रही है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के सारे जवाब। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या कुछ होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की सारी उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सीने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मज़ेदार गड़बड़ियाँ और गलतियाँ की, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट और कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको करना क्या होगा, जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा सिर्फ 59 रुपये महीने में और आप पा सकेंगे ये ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से चरमराई हुई है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ताज़ा हालात की। पाकिस्तान में महंगाई 25% की रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई है। आटे और रसोई गैस की किल्लत इस कदर गहरा गई है कि लोग मरने मारने तक को तैयार हैं। कई लोग आटे की बोरी लेने के लिए ट्रकों के पीछे भागते दिख रहे हैं, तो कहीं एक दूसरे से आटा छीनते हुए नजर आ रहे हैं। देश में आटे के लिए मचे घमासान की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो देश के ताज़ा हालात बयां करने के लिए काफ़ी हैं। हमारी सहयोगी न्यूज़ वेबसाइट आजतक.com ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताज़ा आंकड़ों के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान में आटा 150 से 160 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में प्याज का भाव बढ़कर 220.4 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। बॉयलर चिकन 383.5 रुपये प्रति किलो और सरसों के तेल का दाम 532.5 रुपये लीटर हो गया है। इसी तरह से दूध की कीमत 149.7 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि लोग रसोई गैस की कमी से बचने के लिए प्लास्टिक बैग्स में LPG स्टोर करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ और भी ज़रूरी चीज़ों की भारी किल्लत से इस वक्त जूझ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भारी विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते ज़रूरी सामानों के आयात का संकट भी गहरा रहा है। हालिया आंकड़ों को हम देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2014 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर से भी कम रह गया है। यह फॉरेक्स रिजर्व कच्चा तेल और दूसरे ज़रूरी सामानों को आयात करने के लिए महज 3 से 4 हफ्ते भर का बचा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान का गोल्ड रिजर्व भी तेजी से घट रहा है। डॉलर का संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ज़रूरी खाद्य पदार्थों, कच्चे माल और चिकित्सा उपकरणों से भरे हज़ारों कंटेनर्स को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर रोक दिया गया है। न्यूज़ वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के एक अधिकारी अब्दुल मजीद ने कहा, मैं पिछले 40 सालों से कारोबार में हूँ, मैंने पाकिस्तान में इससे बुरा समय नहीं देखा है। वहीं पाकिस्तान कस्टम एसोसिएशन के चेयरमैन मकबूल अहमद मलिक ने कहा, डॉलर की कमी के कारण हमारे हज़ारों कंटेनर्स बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हारिस आगर के साथ एक प्रेस में इस बात की आशंका जताई कि अगर जल्द ही ज़रूरी सामान और दाल के कंटेनर्स को छोड़ा नहीं गया तो रमज़ान के महीने में दालों की भारी कमी हो जाएगी। इब्राहिम ने जानकारी दी कि बंदरगाह पर फंसी दालों की कीमत 1.5 अरब डॉलर के आसपास है। इसी तरह से पाकिस्तान की GDP ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 में पाकिस्तान की आर्थिक विकास वृद्धि दर को घटकर 2% पर आने का
अनुमान जताया है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 में जीडीपी ग्रोथ 2022 के मुकाबले करीब आधी रहने का अनुमान जताया है। वहीं 1990 के दशक से पाकिस्तान की औसत जीडीपी ग्रोथ करीब 4.5% रही है। इसके अलावा पाकिस्तान का चालू खाता दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उनको सुनते हैं। दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसके खुद के लिए गड्ढा खुद जाता है। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि अपनी कब्र कैसे खोदी जाती है। पाकिस्तान ने ठीक वही किया है। जो देश आतंकवाद को पनाह दे, जो देश आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे, मुझे लगता है उसका हश्र ऐसा ही होता है। और अगर हम आर्थिक आंकड़ों पर जाएं तो अपनी जीडीपी के 90% तक उस पर उधार चढ़ चुका है। अगर आप जो लोग आंकड़ों में रुचि रखते हैं, 274 बिलियन डॉलर का इस समय कर्ज है। केवल और केवल जनवरी से मार्च क्वार्टर में पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर चुकाने हैं और उसका मुश्किल से एक महीने का 4 या 5 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ है, जिसकी वजह से कराची के एयरपोर्ट पर इस समय हजारों के हिसाब से शिप्स खड़ी हुई है। सामान ऑफलोड नहीं हो पा रहा, खाने पीने का सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयां, दुनिया रॉ मटेरियल, दुनिया भर का सामान, जो कि क्योंकि बैंकों ने एलसी देने से मना कर दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो सामान उतर नहीं पा रहा। सबसे बड़ा मानक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमने देखा था, श्रीलंका का दिवालिया क्यों निकला? क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था, फॉरेक्स नहीं था। और कोई भी देश सब चीजें अपने यहां नहीं बना सकता। आजकल एक ग्लोबल विलेज है, आपको बहुत सारा सामान आयात करना पड़ता है, भारत ही चाहे क्यों ना हो, कोई भी देश हो। तो श्रीलंका के पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं बचे थे। यही हालात पाकिस्तान के पास हो रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय कुछ ही हफ्तों का बचा हुआ है, मेरे अनुमान के हिसाब से 3 या 4 हफ्ते। यहां तक सुनाई दिया है कि पाकिस्तान के मिनिस्ट्री के ऑफिसेस बिजली बचाने के लिए दिन के समय सड़कों पर आके अपनी मेज कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। लोगों को बिजली बंद करने के लिए कहा गया है। रात में अंधेरा होता है, लोग बिजली बचा रहे हैं, या तो आती नहीं बिजली, आती है तो लोग बिल इतना है कि दे नहीं पा रहे। बहुत बुरे हालात है। पर कैपिटा इनकम गिर चुकी है। भूखमरी जैसे हालात पाकिस्तान में इस समय दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात आज से नहीं, काफी सालों से खराब है, लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट काफी गहरा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां की सरकारों ने पिछले 3 दशक में आईएमएफ के पास 23 बार हाथ फैलाए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए आईएमएफ समेत कई बड़ी एजेंसियां पाकिस्तान को कर्ज देने से कन्नी काटने लगी हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच 9वीं समीक्षा वार्ता पिछले साल अक्टूबर से ही लंबित है। वार्ता सफल नहीं होने के कारण आईएमएफ ने 1.1 अरब डॉलर के लोन की किश्त रोक दी है। पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिससे वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में कटौती करे, आयात पर प्रतिबंध लगाए और अतिरिक्त टैक्स लागू करे, साथ ही बिजली के मद में दी जाने वाली सब्सिडी में भी कटौती करे। आईएमएफ के अलावा पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश करने वाले चीन ने भी इस मुश्किल हालत में पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। पाकिस्तान को 3 महीने यानी कि जनवरी से मार्च के भीतर 8.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का 2 अरब डॉलर शामिल है। हालांकि न्यूज़ चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की आर्थिक नीतियों पर कई अर्थशास्त्री सवाल खड़े कर चुके हैं। इसमें इस्लामाबाद के अर्थशास्त्री साकिब शेरानी के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान पर अगले 2 वर्षों के लिए सालाना 20 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज चुकाने का बोझ है। उन्होंने बताया कि 2017 में पाकिस्तान का सालाना कर्ज भुगतान 7 अरब डॉलर के करीब था। हालांकि पाकिस्तान को दिवालिया घोषित होने से बचने के लिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने 1 बिलियन डॉलर और कर्ज देने का वादा किया है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद पहले ही पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर दे चुके हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका से बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ चुका है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं जो आपके मुसीबत में साथ देते हैं। चाइना उसका बहुत पुराना मित्र था और शायद ज्यादा लोग इस बात को नहीं जानते, अब वो इतना बड़ा मित्र नहीं रहा है। अब चाइना ने कन्नी काटनी बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही कर लिया है। दूसरा सऊदी अरेबिया, जिसके पास वो कटोरा लेके थोड़े दिन बाद पहुंच जाता है, उसने कुछ मदद पीछे की थी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 1 बिलियन डॉलर कमिट किया है। आईएमएफ से वो गुहार लगा रहा है और आईएमएफ पैसा दे दे रहा है। हालांकि चाइना अपने मित्रों की मदद से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अपने आप को बाहर कर चुका है। उसकी वजह से उसको आईएमएफ से आसानी से लोन मिल जाना चाहिए था।
पर यह भी टेढ़ी खीर बन गया है। क्यों टेढ़ी खीर बन गया है? क्योंकि IMF कह रहा है साहब पहले आप एनर्जी पे सब्सिडीज हटाइए, पहले आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज हटाइए, तब हम आपको लोन देंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सीमा विवाद को लेकर भारत से अक्सर आंखें तरेरने वाला चीन भी अब बड़े आर्थिक चंगुल में फंसता नजर आ रहा है। कोरोना महामारी और रियल एस्टेट क्राइसिस ने चीन की पहले ही कमर तोड़ रखी और दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली चीनी अर्थव्यवस्था का दावा अब खोखला पड़ता जा रहा है। कोरोना को रोकने के लिए चीन ने जो पाबंदियां लगाई वो उसके लिए ही मुसीबत बनती दिखाई दे रही हैं। हालात वहां पर ऐसे हो गए हैं कि चीन की इकॉनमी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चीन की सरकार ने आज आर्थिक विकास दर से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार चीन की विकास दर 3% से नीचे चली गई है। चीन की GDP ग्रोथ का यह आंकड़ा 40 वर्षों में सबसे खराब है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की आर्थिक ग्रोथ दिसंबर में 2.9% तक गिर गई थी। यह दर 2021 के प्रदर्शन की तुलना में पहले से ही बहुत कम है। 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था 8.1% की दर से आगे बढ़ी थी। चीन की सरकार ने 5.5% आर्थिक ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस तरह से देखा जाए तो ताज़ा GDP ग्रोथ के आंकड़े करीब करीब आधे रहे हैं। इससे पहले 1976 में चीन की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर 1.6% दर्ज की गई थी। अब बात कर लेते हैं भारत की। हाल ही में IMF ने अनुमान जताया था कि 1/3 दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाली है। इसके बावजूद भारत की आर्थिक ग्रोथ और फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ठीक नजर आ रही है। वहीं दुनिया भर के कई जानकारों का अनुमान है कि वैश्विक मंदी का साया गहराने के बाद भी भारत एक चमकते सितारे की तरह रहेगा। इस बारे में भी एक्सपर्ट को सुन लेते हैं। 40-50 साल बाद चाइना में 2.9% ग्रोथ देखी गई है। चाइना के पैमानों के हिसाब से 2.9 तो मैं नेगेटिव मानता हूं, हालांकि 2.9 पॉजिटिव है, पर जो जिस रेट से चाइना बढ़ता था 10-11%, उसको देखते हुए 2.9 तो ऊंट के मुंह में जीरा है। और मैं समझता हूं ये एक और उदाहरण है भारत के पड़ोस में कि कोई अपनी कब्र कैसे खोदता है। क्योंकि चाइना ने जो जीरो कोविड पॉलिसी निकाली वो जीरो कोविड क्या जीरो ग्रोथ पॉलिसी बन गई। मैं समझता हूं भारत एक चमकता सितारा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, हमारे अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस RBI वगैरह ने भारत की ऐसे समय में 6 से 7% GDP की ग्रोथ मैं समझता हूं भारत को एक चमकता सितारा बना देती है। वैसे 6 से 7% भले इतनी ना हो, पर वैश्विक परिस्थिति में जब हम चारों तरफ अंधकार देखते हैं तो बीच में एक चमक जो दिखाई देती है वो वाकई ही चमकता सितारा होती है। तो मैं समझता हूं भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन कंफर्टेबल है। हम अभी भी 560-70 बिलियन डॉलर के आसपास, हमारी टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो। भारत के एक्सपोर्ट्स थोड़े से प्रेशर में आए हैं क्योंकि वैश्विक कारणों से थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट भी बिगड़ा है, पर कुल मिला के मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो स्कीम पॉलिसीज चला रखी है, कुल मिला के ये भारत को और देशों से और खासकर अड़ोस पड़ोस से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।